हेलो गाइस, कैसे हो। 2 नवंबर का डेली क्वेश्चन, अगेन एक मीडियम क्वेश्चन आया हुआ है। तो स्ट्रेट अवे जंपिंग टू द क्वेश्चन। सो आज का क्वेश्चन कहता है, काउंट अनगार्डेड सेल्स इन द ग्रिड। तो ग्रिड और अनगार्डेड सेल्स की बात कर रहा है, पढ़ते हैं। यू आर गिवन टू इंटीजर्स m एंड n, ओके, रिप्रेजेंटिंग अ जीरो इंडेक्स्ड m क्रॉस n ग्रिड। सो बेसिकली एक ग्रिड दिया हुआ है, ठीक है, m क्रॉस n साइज का। m अगर 4 है, n 6 है, सिंपली मीन्स कि 4 रोज और 6 कॉलम्स का एक ग्रिड है। 1 2 3 4 रोज एंड 6 कॉलम्स, ओके। यू आर ऑल्सो गिवन टू डी इंटीजर एरेज, गार्ड्स एंड वॉल्स। तो कहीं ना कहीं वेयर गार्ड्स का i इक्वल टू रो कॉलम i एंड वॉल्स का j इक्वल टू रो कॉलम j। बेसिकली गार्ड्स एक टू डी लिस्ट है, अगेन वॉल्स एक टू डी लिस्ट है। अब टू डी लिस्ट है तो टू डी लिस्ट में वन डायमेंशन तो ये हो गई कि उसके अंदर कंटेंट है। जो अंदर वाला कंटेंट है वो क्या है? अंदर वाला कंटेंट है रो और कॉलम, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि गार्ड और वॉल इस ग्रिड में कहां कहां पर है और कैसे जीरो इंडेक्स्ड फॉर्म में। बेसिकली अगर 4 क्रॉस 6 का ग्रिड दिया हुआ है तो इंडेक्स कहां से कहां तक होंगे? रो के इंडेक्स होंगे 0 से 3 तक, और 6 कॉलम्स है तो इंडेक्स होंगे 0 से 5 तक। उन्हीं रोज और कॉलम्स में अब गार्ड कहां पर है और वॉल्स कहां पर है, ये मेरे को ये ग्रिड ग्रिड के साथ जो दिए हुए गार्ड्स एंड वॉल्स हैं, ये दो चीजें मेरे को दी हुई हैं इनपुट में, ठीक है, सब वेक्टर की फॉर्म में इनपुट दिया हुआ है। Now a guard can see every cell in 4 cardinal directions। 4 cardinal directions मतलब अपने से ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ठीक है, या नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर पोजीशन अनलेस ऑब्स्ट्रक्टेड बाय अ वॉल और अनदर गार्ड, ओके। तो अगर एक गार्ड के आगे एक वॉल आ रही है तो वहां पे उसका विजन ब्लॉक हो रहा है, मतलब वो वहां तक नहीं देख पा रहा। A cell is guarded if there is at least one guard that can see it, ओके। तो सिंपली गार्ड्स की रिस्पेक्ट में और वॉल्स के रिस्पेक्ट में बताना है, रिटर्न द नंबर ऑफ अनऑक्यूपाइड सेल्स दैट आर नॉट गार्डेड। बेसिकली कोई भी गार्ड अगर एक जगह पे खड़ा है तो वो अपनी चारों दिशाओं में घूम के देख सकता है, और अगर वो किसी सेल को देख पा रहा है मतलब वो सेल गार्डेड है। और हमें बस ये बताना है कि कितने सेल गार्डेड नहीं है, बेसिकली कितने ऐसे सेल्स है जिनको कोई गार्ड देख नहीं सकता और वहां पे वॉल भी नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसी को विजुअलाइज करने के लिए मैंने चैट जीपीटी से अगेन एक स्क्रिप्ट लिखवा दी, जो मेरे को हर इनपुट के करस्पॉन्डिंग ये ग्रिड जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। m क्रॉस n इज 4,6। सो 4 रोज हो गई मेरी, 0 1 2 3, ये 4 रोज हो गई। एंड गार्ड्स, अच्छा 6 कॉलम्स हो गए। अब मेरे को गार्ड्स जो है, गार्ड्स को मैंने जी से डिनोट किया, ये रेड कलर के गार्ड्स हैं, और वॉल्स को मैंने डब्ल्यू से डिनोट किया, ये ब्लैक कलर की वॉल्स हैं, राइट। तो मुझे इस इनपुट के लिए क्या करना है? मुझे इस इनपुट के लिए सिंपली ये करना है कि हर गार्ड के पास अगर मैं जाऊं, मैं इस गार्ड से स्टार्ट करता हूं, तो ये गार्ड 4 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, यहां, 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 यहां। ऑब्वियसली आउट ऑफ बाउंड हो गया तो हमें आउट ऑफ बाउंड नहीं जाना है, राइट, या वॉल मिल गई तो हमें वहां नहीं जाना है। तो जहां तक हम जा सकते हैं हमें ये बताना है चारों डायरेक्शन में जाके कि ये गार्ड कितने सेल्स को गार्ड कर पा रहा है। ये वाला जो गार्ड है, जो हमारा कहाँ बैठा हुआ है, 0,0 पे बैठा हुआ है, ये गार्ड इस सेल को गार्ड कर लेगा। अगेन यहां तक भी विजन ब्लॉक नहीं है, इसको भी गार्ड कर लेगा, इसको भी गार्ड कर लेगा। इस वाले की बात करें, ये ऊपर नहीं जा सकता, यहाँ वॉल है, लेफ्ट ऑलरेडी गार्डेड है। राइट जाएगा, राइट जाएगा तो इसको गार्ड कर लेगा, इसको गार्ड कर लेगा, ठीक है। वही नीचे जाएगा, इसको गार्ड कर लेगा, इसको गार्ड कर लेगा, ठीक है। तो बेसिकली वॉल जहां पर है या फिर जहां पर दूसरा गार्ड है वहां पे मुझे रुक जाना है। तो ये अगेन ये लास्ट वाला जो गार्ड है, ये वाला गार्ड किस किस को गार्ड कर लेगा? अपने नीचे वाले को गार्ड कर लेगा। ऊपर जाएगा, इधर इधर, इसका विजन देखो पूरा लास्ट तक जाएगा, ठीक है। इस साइड तो वॉल है, इधर नहीं जा सकता, इस साइड जाएगा तो इधर और इधर गार्ड कर लेगा। अब आंसर में मुझे क्या देना है कि कितने सेल्स गार्डेड नहीं है, यानी कि ये क्रॉस वाले जो अब मैं मार्क कर रहा हूं ये मेरा आंसर है। 1 2 3 4 5 6 7 इस केस में मेरा आंसर है। क्या 7 आंसर है? यस, आउटपुट इज 7 फॉर दिस गिवन इनपुट। अगेन दूसरा वाला इनपुट ले लेते हैं, M3N3 गार्ड्स 1,1 पे, और ये पर्टिकुलर वॉल्स दी हुई हैं। तो ये वाला इनपुट भी मैंने आई गेस बना के रखा है, यस। सो दिस इज द सेकेंड इनपुट, और इसमें तो क्लियरली विजिबल ही है कि गार्ड है, ठीक है, गार्ड है। वो उसके चारों ही जो मूवमेंट है वो ब्लॉक्ड है, क्योंकि वो पूरा वॉल से घिरा हुआ है। तो वो कभी जो बचे हुए सेल से वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, यानी कि ये कभी गार्ड नहीं हो सकता, ये गार्ड नहीं हो सकता,
ये गार्ड नहीं हो सकता, ये गार्ड नहीं हो सकता, तो आंसर आ जाएगा 4। इस केस में आउटपुट 4 है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल इसी वाले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके मैं ले लेता हूँ। इस वाले में मॉडिफिकेशन करके अगर मैंने ये ग्रिड ले लिया, राइट, मैंने एक गार्ड चेंज कर दिया और एक वॉल बढ़ा दी, तो यस, अब देखो इसमें क्या हुआ। इसमें भी वैसे ही सेम मूवमेंट करना है। पहला वाला गार्ड है, राइट मूव नहीं कर सकता, वॉल है, ऊपर नीचे आउट ऑफ बाउंड, ऊपर और लेफ्ट में आउट ऑफ बाउंड है, नीचे मूव करेगा 1 2 3। ये वाला गार्ड है, ये अपना लेफ्ट वाला मूव करेगा, अपने ऊपर मूव करेगा 1 2, वॉल आगे ही रुक जाएगा। राइट मूव करेगा 1 2 3, वॉल आगे ही रुक जाएगा। ये आखिरी वाला गार्ड है, लेफ्ट नहीं मूव कर सकता, ऊपर मूव करेगा, नीचे मूव करेगा, देखेगा ऑलरेडी गार्डेड है, लेफ्ट में मूव करेगा और राइट में, लेफ्ट में नहीं मूव करेगा, राइट में मूव करेगा, राइट। तो कितने सेल्स बच गए इस केस में? सेल्स बच गए 1 2 3 4 5। तो ये मेरे बेसिकली मेरे को ये क्रॉस वाले सेल्स फाइनली रिटर्न करने हैं कि कितने सेल्स ऐसे हैं जिनको मैं गार्ड नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत सिंपल ये हमारा क्वेश्चन है। और इसको कैसे अप्रोच करना है, उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं कि हमें कंस्ट्रेंट्स क्या क्या दिए हुए हैं। कंस्ट्रेंट्स पढ़ना कई बार ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें ज्यादा डेटा है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे हमें ये समझ में आएगा कि हम इसमें क्या क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। तो मेरे को दिया हुआ है m n जो है वो 10⁵ तक है, यानी कि 10⁵ कितना हो गया? 10,000, नो, 1 लाख। 1 लाख रोज हो सकती है, 1 लाख कॉलम्स हो सकते हैं। लेकिन मेरे को अगली चीज क्या दी हुई है कि रोज इनटू कॉलम्स 2 से लेके 10⁵ तक है। तो बेसिकली ये कह रहा है कि कभी भी सिंगल सेल नहीं होगा, 2 हो गया तो m×n 2 होना चाहिए मिनिमम। तो मिनिमम जो मेरा बनेगा 1×2 या 2×1 का तो बनेगा ही, और मल्टीप्लाई करके भी 10⁵ हो रहा है। बेसिकली इसका ये मतलब है कि ऐसा नहीं होगा कि 10⁵ इधर और 10⁵ इधर, क्योंकि जब हम उसमें ट्रेवर्स करने जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा? 10⁵ इंटू 10⁵ 10⁻10 हो जाएगा, जो कि जनरली टाइम लिमिट को एक्सीड कर देता है, राइट। 10⁹ तक टाइम लिमिट एक्सीड नहीं होती, बट 10⁻10 अगर कोई लूप जा रहा है तो वो टाइम लिमिट एक्सीड कर देगा। तो ये हमको एक और कंस्ट्रेंट दे रहा है कि कभी भी ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है, मतलब हम उसमें ट्रेवर्सल चला सकते हैं, ये हमें समझ आ गया। ठीक है, गार्ड्स की लेंथ और वॉल्स की लेंथ भी दी हुई है 5 × 10⁴, यानी कि 50,000 गार्ड्स या 50,000 वॉल्स होंगी केवल, उससे ज्यादा वॉल्स या गार्ड्स नहीं होंगे। और 2 × गार्ड्स लेंथ प्लस वॉल्स लेंथ इज लेस देन इक्वल टू m×n। ऑब्वियसली जितनी m×n मेरी ग्रिड है उससे कम ही जगह पे गार्ड्स या वॉल्स होंगे या उसके इक्वल होंगे, है ना। तो गार्ड्स और वॉल्स मिला के कभी m×n को एक्सीड नहीं करेगा, ये भी नॉर्मल ही है। गार्ड्स का आई और वॉल्स का आई, बेसिकली गार्ड्स जो हमें ये दिया हुआ है वेक्टर, इसके अंदर किस तरीके का कंटेंट है, इसके अंदर भले ही वेक्टर दिया हुआ है बट यहाँ पे पेयर भी हो सकता था, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड दो ही इंटीजर्स हैं इसमें। पहला बता रहा है उसकी एक्स एक्सेस, दूसरा बता रहा है उसकी वाई एक्सेस, या फिर रो और कॉलम को डिनोट कर रहा है ना। तो इसलिए इन दोनों की लेंथ 2 दी हुई है। अब लास्ट में रोज कहां से कहां तक लाई करेंगी? ऑब्वियसली 0 से लेके m-1 तक, और कॉलम कहां से कहां तक लाई करेंगे? 0 से लेके n-1 तक। ठीक है, ऑल पोजिशन इन गार्ड्स एंड वॉल्स आर यूनिक। तो कभी भी मेरे को जैसे गार्ड्स एंड वॉल्स में कोई चीज अगर गार्ड में आ रही है तो वो वॉल में नहीं आएगी, या गार्ड में खुद वो चीज 2 बार नहीं आएगी, या वॉल में वो चीज 2 बार नहीं आएगी। कंस्ट्रेंट पढ़ के हमें ये पता चल गया कि हमें m×n टाइम तो एक ना एक बार लूप चलाना ही पड़ेगा। इस तरीके का हमें कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, तो चलाना ही पड़ेगा ना कह के मैं बोलूंगा कि चला सकते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम लूप कितनी बार चलेगा? 10⁵ टाइम्स चलेगा अगर हम m×n भी चलाते हैं। तो ऑर्डर ऑफ m×n 10⁵ हो गया, तो हमारी टाइम के अंदर अंदर ये चीज हो जाएगी। ठीक है, कंस्ट्रेंट पढ़ के इतना मुझे समझ में आ गया। अब मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करूंगा, राइट। तो मेरे पास अगर कोई भी ग्रिड है तो मेरे को ये चीज तो पता ही है कि मेरे गार्ड कैसे मूव कर रहे हैं, राइट। मेरे गार्ड सिंपली ऐसे मूव कर रहे हैं कि चारों डायरेक्शन में किसी भी गार्ड सेल से जाना है, बट हाँ, चारों डायरेक्शन में किसी भी गार्ड सेल से जाना है। क्या मेरे को वॉल सेल से कहीं मूव कराना है? नहीं, वॉल सेल तो बस ये है कि वो अनऑक्यूपाइड में से ऑक्यूपाइड हो जा रहा है, बट वॉल सेल से मेरे को कोई मूवमेंट नहीं करनी। बट मेरे को हर गार्ड सेल से देखना है कि मैं कहां कहां जा सकता हूँ, राइट। हर गार्ड सेल से मुझे देखना है कि मैं कहां कहां जा सकता हूँ। और एक और चीज का ध्यान में रखना, अगर मैं पहले इस गार्ड सेल से गया, ये और ये मार्क हो गए, लेकिन अब मैं इस गार्ड सेल पे आया नीचे वाले पे,
तो इससे अगर मैं जाके पहला सेल मेरे को मार्क मिला, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे रुक जाना है, क्योंकि इस वाले का विजन जो है और आगे तक जा रहा है। भले ही मेरे को ये बीच में एक सेल ऑलरेडी मार्क मिल रहा है, बट मैं इसको और आगे तक ले जा सकता हूँ, तो मेरे को वहां पे स्टॉप नहीं करना है। मेरे को स्टॉप केवल कहाँ कहाँ पे करना है, जहां पे मेरे को वॉल मिली या दूसरा गार्ड सेल मिला। दूसरे गार्ड सेल पे मैं क्यों कह रहा हूँ कि स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम ये देखो, ये कौन सी पोजीशन है, ये है 0 1 2 3, 3 1 है, राइट। अगर मैं 3 3 पे एक गार्ड लगा देता हूँ, राइट, 3 5 पे वॉल की जगह 3 5 की वॉल हटा देता हूँ, और 3 3 पे एक गार्ड लगा देता हूँ, तो देखना क्या होगा, इनकम्प्लीट इनपुट, ओके। हाँ, देखो अब क्या हो गया, ये जो है मैंने एक एडिशनल गार्ड लगा दिया। कहाँ पे लगा दिया, मैंने एक लाइन में या एक रो या कॉलम में दो गार्ड्स लगा दिए, तो दो गार्ड्स में क्या होगा, जब ये गार्ड पे आया मैं, तो ये गार्ड यहां तक गया, यहां तक गया। ये गार्ड यस ऑब्वियसली आगे जा सकता है, लेकिन नहीं, हमसे बोला है कि अ गार्ड कैन सी एवरी सेल स्टार्टिंग फ्रॉम देयर पोजीशन अनलेस ऑब्स्ट्रक्टेड बाय अ वॉल और अनदर गार्ड, तो उसके आगे वो नहीं जा सकता। बट उससे ऑल इन ऑल फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जो दूसरा गार्ड है, ये तो स्ट्रेट लाइन में आगे मूव करेगा ही ना, तो इसलिए उस वाली कंडीशन से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दो गार्ड आ जा रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, तो मेरे को स्टॉप कर देना है। अगला गार्ड मिलते ही मेरे को स्टॉप करना है, या अगली वॉल मिलते ही मेरे को स्टॉप करना है। तो इसी इंफॉर्मेशन को या तो मैं इनिशियली एक एम्प्टी ग्रिड लूं, ठीक है। एम्प्टी ग्रिड में कैसे ले सकता हूँ, कितना साइज है मेरा इनपुट का, 4 6, राइट। तो मैं 4 6 का अगर एक एम्प्टी ग्रिड ले लेता हूँ, 4 6 का मैंने एक एम्प्टी ग्रिड ले लिया, राइट। और इस वाले को हम डिलीट कर देते हैं, पेस्ट करते हैं। तो 4 6 का मैंने एम्प्टी ग्रिड ले लिया। और दूसरी चीज अब मुझे क्या पता है कि मेरे गार्ड्स कहाँ कहाँ पर है और मेरी वॉल्स कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो मेरे को गार्ड्स और वॉल्स के कोऑर्डिनेट पता है, तो मैं क्या करूं, मैं m क्रॉस n का एम्प्टी ग्रिड ले लूं, और उसके बाद पहले इसमें वॉल्स लगानी चाहिए कि गार्ड्स लगानी चाहिए। गार्ड्स पे तो मुझे ट्रेवर्स करते हुए आना ही है, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं इसमें वॉल्स लगा देता हूँ, ठीक है। तो वॉल्स को मैं कोई नंबर दे सकता हूँ, गार्ड्स को भी मैं कोई नंबर दे सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। या फिर मैं इसी चीज को सेट में डाल के काम कर सकता हूँ, दोनों ही अप्रोच सही है, ठीक है। सेट में क्या डाल सकता हूँ मैं कि 0 0 मेरे को मिल गया, तो ये पेयर 0 0 को एक सेट में डाल दिया कि हाँ 0 0 पे कुछ है। या फिर मैं इसी ग्रिड में क्या कर सकता हूँ, वॉल मिली 0 1 पे, तो 0 1 पे गया, इसको मैंने मार्क कर दिया किसी नंबर से, मान लो मैंने वॉल को 0 ऑलरेडी है, मैंने वॉल को 1 मार्क कर दिया। 2 2 पे वॉल मिली, तो 2 2 पे मैंने 1 मार्क कर दिया। अगेन कुछ मिला, तीसरी वॉल मिली, मैंने इसको ऐसे मार्क कर दिया। अब उसके बाद मैं गार्ड्स पे गया, ठीक है। मैं गार्ड्स को किसी और नंबर से मार्क कर देता हूँ, गार्ड्स को मैंने मार्क कर दिया 2 से, 0 0 पे गार्ड मिला, 2 से मार्क कर दिया, ठीक है। तो मैं अभी बाय डिफॉल्ट 0 है, मान लो पूरे सेल्स में 0 फिल था। अब मेरे को जो जो मिलते जा रहा है मैं वहां पे मार्क करते जा रहा हूँ, राइट। तो अब इसके बाद मैंने क्या किया, ये गार्ड्स और वॉल्स मार्क कर दी इस ग्रिड पे। अब मेरे को हर गार्ड के लिए ट्रेवर्स करके चेक करना है, राइट। हर गार्ड के लिए जब मैं ट्रेवर्स करूंगा, तो क्या होगा, मेरे पास एक गार्ड ये है, मैं यहां से ट्रेवर्सल शुरू करूंगा, राइट में गया, वॉल मिल गई। या तो वॉल मिलेगी, या तो मुझे क्या मिलेगा, बाउंड्री मिलेगी, या बेसिकली ये कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वहां तक मैं जा सकता हूँ। यानी कि इस कंडीशन में मैं एन तक जा सकता हूँ। अगर मैं नीचे जा रहा हूँ, तो या तो मुझे एक वॉल मिलेगी या गार्ड मिलेगा, या तो मैं एम तक जा सकता हूँ। ऊपर जा रहा हूँ या फिर लेफ्ट जा रहा हूँ, तो दोनों ही कंडीशन में 0 तक और यहां भी 0 तक जा सकता हूँ। तो मेरे को जो चार डायरेक्शंस में ट्रेवल करना है, उनके लिए ये बाउंड्री चेक करनी है कि इस सेल से या तो लेफ्ट जाओ 0 तक, या ऊपर जाओ 0 तक, राइट में जाओ एन तक, या बॉटम में जाओ एम तक। अगेन जब मैं लेफ्ट या राइट जा रहा हूं, तो मेरा क्या इंक्रीमेंट हो रहा है, मेरी रो नंबर सेम रह रही है, मेरा कॉलम नंबर चेंज हो रहा है। जब मैं ऊपर या नीचे जा रहा हूं, तो मेरा कॉलम नंबर सेम रह रहा है, बट मेरा रो नंबर चेंज हो रहा है। तो इसी कंडीशंस को लिखते हुए हम जो है अपना कोड लिखना शुरू करते हैं, राइट, ठीक है। तो कोड में हम क्या करेंगे, समझने के लिए पहले मैं एक कमेंट डाल देता हूँ कि वॉल्स इक्वल टू 1, वॉल्स को मैं 1 बोलूंगा, ठीक है। दूसरी चीज मैं गार्ड्स को 2 बोलूंगा, ठीक है। और गार्डेड को 3 बोलूंगा,
ठीक है, और लास्ट में फिर मैं जीरो काउंट करके दे दूंगा। तो आंसर इज जीरो काउंट, कि कितने जीरोस बचे मेरे इस पूरे कोड में, मतलब इस पूरे ग्रिड में, राइट। तो सबसे पहले मेरे को क्या डिफाइन करना पड़ेगा, एक ग्रिड डिफाइन करना पड़ेगा m क्रॉस n साइज का, राइट। तो m क्रॉस n साइज का ग्रिड कैसे डिफाइन करेंगे, मेरे को वेक्टर और वेक्टर इन डिफाइन करना है, राइट। चैट जीपीटी ही कर लेता हूँ, वेक्टर वेक्टर इन, बट उसके अंदर जीरो से इनिशियलाइज करना है, राइट। तो हाउ टू डिफाइन, अरे लॉग इन नहीं करना मुझे, हाँ, हाउ टू डिफाइन अ वेक्टर ग्रिड of m cross n, every cell initialized with 0. You want an ठीक है, ओके। सो क्या लिखा मैंने, वेक्टर जो कि मेरी आउटसाइड में क्या है, रोज हैं, उसके अंदर क्या है, एक और वेक्टर, क्योंकि उस रोज में उस रो के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल कॉलम्स हैं। ग्रिड, ग्रिड मेरे ग्रिड का नाम हो गया, ठीक है। एम क्या है, नंबर ऑफ रोज हैं, कितनी रोज बाहर हुई। अब एम टाइम्स क्या डिफाइन हो रहा है, एक और वेक्टर इंट, ये अंदर वाला वेक्टर इंट देखो क्या है, एन है। एन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स की, एक रो में एम रोज में एक कॉलम है पूरा, जो कि कॉलम जीरो से इनिशियलाइज हो रहा है। इसको उल्टा करता तो वो रो कॉलम उल्टा हो जाता, तो इस तरह से वेक्टर इन डिफाइन हो गया, ठीक है। और ग्रिड में मेरे जीरो आ गए, आंसर इज जीरो काउंट। अब मैंने वॉल्स के लिए वन और गार्ड्स के लिए टू सेट करना है, तो सिंपली मेरे को किस में ट्रेवर्स करना है, गार्ड्स में और वॉल्स में। तो सबसे पहले वॉल्स में ट्रेवर्स करते हैं, तो फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, या वेक्टर इंट है ना, तो इसको ऐसे कर लो, फॉर ऑटो एक्स, ऑटो एक्स क्या है, अब एक्स में मेरा एक वेक्टर इंट आ जाएगा, तो एक्स का जीरो और एक्स का वन में एक्सेस कर पाऊंगा, और एक्स क्या है, मेरी वॉल्स है, ठीक है। तो वॉल्स में ट्रेवर्स करके मुझे क्या करना है, कि इस ग्रिड के जहां जहां पे भी वॉल्स में जो जो नंबर दिया हुआ है वो कैसे निकलेगा, ग्रिड में कौन सी रो पे, एक्स का जीरो मेरे को रो बता रहा है, ठीक है, और कौन से कॉलम पे, कॉलम मेरे को क्या बता रहा है, एक्स का वन, यानी कि जब मैं इन वॉल्स में ट्रेवर्स कर रहा हूँ तो पेयर है, वेक्टर है, उस वेक्टर में दो इंटीजर्स हैं, पहला इंटीजर मेरे को रो बता रहा है, दूसरा मेरे को ये बता रहा है, इसको मैंने सेट कर दिया किस चीज से, वन से, मैंने सारी वॉल्स को सेट कर दिया वन से। और दूसरी चीज यही लूप में रिपीट करता हूँ, और इस बार वॉल्स की जगह मैं किस में ट्रेवर्स करता हूँ, गार्ड्स में ट्रेवर्स करता हूँ, ठीक है। गार्ड्स में ट्रेवर्स करके क्या सेम काम मैं करूंगा, कि ग्रिड का एक्स का जीरो मेरे को बता रहा है कि रो, और ये बता रहा है कॉलम, और गार्ड्स को मैं वन की जगह टू सेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मेरा कितना काम हो गया, अभी मेरा इतना काम हो गया कि जहां जहां पे वॉल्स हैं, बेसिकली मेरा ये ग्रिड जो है, पहले ये ग्रिड इनिशियलाइज हुआ, इस ग्रिड में सारे जीरो जीरो भरे, ठीक है। अब जहां जहां पे मेरे को गार्ड मिला, गार्ड पे मैंने टू प्लेस कर दिया इतने काम से, ये गार्ड पे टू चला गया, और इन वॉल्स पे वन चला, देख लेना, मतलब थोड़ा मैंने आगे पीछे कर दिया शायद, हाँ। बट इस तरह से मेरा काम होके बेसिकली मेरा ग्रिड अभी इतना बन चुका है, राइट। इस स्टेज पे मैं आ चुका हूँ, अब मुझे क्या करना है, हर गार्ड पे फिर से जाना है, हर गार्ड पे फिर से जाके अब मेरे को ट्रेवर्स करना है चारों डायरेक्शन में। सो इसी चीज को लिख लेते हैं हम, फिर से फॉर लूप चलाएंगे, फॉर लूप किस पे चलाएंगे, ऑटो एक्स अगेन किस पे, गार्ड्स पे। अब देखो ये लूप इंडिपेंडेंटली चल रहा है, राइट। तो गार्ड्स की लेंथ कितनी है मैक्सिमम, गार्ड्स हो सकते हैं एम क्रॉस एन, ये भी हो सकते हैं एम क्रॉस एन, लेकिन कोई भी लूप अभी तक नेस्टेड नहीं हुआ है, तो कॉम्प्लेक्सिटी अभी ऑर्डर ऑफ एम क्रॉस एन ही गई है, ठीक है। तो गार्ड्स में मैं फिर से गया, इस बार मैं क्या करता हूँ, कोड की क्लीनलीनेस के लिए इंटीजर डिफाइन कर देता हूँ, आर सी एक्स वाई, मैंने चार इंटीजर्स ले लिए, इसको मैं लूप के बाहर कर देता हूँ। इनिशियलाइजेशन जनरली लूप के बाहर करना चाहिए, और वेरिएबल को रीयूज ऐसे करना चाहिए। तो आर को मैं कह देता हूँ एक्स का जीरो, कि कौन सी रो पे मैं हूँ, कॉलम को मैं कह देता हूँ
एक्स का वन कि मैं कौन से कॉलम पे हूँ। एक्स और वाई क्या है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो मैं आ गया गार्ड सेल पे। तो मैं अभी किसी भी एक गार्ड सेल पे बैठा हूँ, यानी कि जैसे मैं इस वाले गार्ड सेल पे बैठा हूँ। अब मेरे को इससे चारों डायरेक्शन में ट्रेवर्स करना है। तो हम एक डायरेक्शन का या दो डायरेक्शन का ट्रेवर्सल लिखते हैं, ठीक है। और वैसे ही बाकी दोनों का भी। तो अप और डाउन का ट्रेवर्सल अगर हम लिखें तो हमें कहाँ से कहाँ तक ट्रेवर्स करना है। इस सेल से पीछे जाना है जीरो तक, आगे जाना है एम तक, और इस सेल से इधर जाना है एन तक, ठीक है। ये एम और एन कई बार कंफ्यूजन होता है, तो इसको बस ध्यान में रखेंगे। रो और कॉलम में अब मेरे को कहाँ जाना है, अप डाउन जाना है। तो अप डाउन ट्रेवर्सल में लिखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अप जाने के लिए करंट पोजीशन मेरी आर कॉमा सी है, इसका मैं एक बैकअप बनाता हूँ, ठीक है। रो का बैकअप मैं एक्स में बनाता हूँ, ठीक है। और मैं इस एक्स को कहाँ तक ले जाऊंगा अब, ये मेरी करंट गार्ड सेल है। मेरी करंट गार्ड सेल मान लो ये वाली होती, तो एक्स अभी मेरा क्या हो गया, एक्स कॉपी हो गया 0 1 2, टू कॉपी हो गया मेरा एक्स में। आर मेरा टू ही रहेगा क्योंकि मुझे उसे बाद में भी यूज करना है। एक्स में भी टू चला गया। अब एक्स को मैं टू से कहां तक ले जाऊंगा, टू से वन से जीरो, यानी कि मैं ऊपर डायरेक्शन में मूव करूंगा जीरो हिट करने तक, राइट। तो सिंपली क्या, वाइल एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, जब तक एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो क्या करो, क्या करो कि गार्ड है, ठीक है, और वॉल नहीं आ रही, ठीक है। अब चेक करो कि क्या उस पोजीशन पे वॉल आ रही है। तो उस पोजीशन पे वॉल आ रही है मतलब इफ ग्रिड का क्या, ग्रिड का कौन सी रो है, एक्स अभी रो है, और कॉलम वाई देखो, जब हम ऊपर नीचे मूव करेंगे तो कॉलम चेंज नहीं होगा, कहा था मैंने, केवल रो चेंज होगी। इसलिए मैंने कॉलम को वाई ना यूज करके सी यूज कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक्स और वाई मेरे चेंजिंग वेरिएबल्स हैं, आर कॉमा सी मेरे कांस्टेंट वेरिएबल हैं। तो एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए कैपिटल बना देता हूँ कि मैं कैपिटल वालों को चेंज नहीं कर रहा हूँ, स्मॉल वालों को चेंज कर रहा हूँ, राइट। तो इसको आर कैपिटल कर दो। एक्स मेरा चेंज हो रहा है बट कॉलम मेरा सेम ही रह रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इफ ग्रिड का एक्स कॉमा सी क्या होना चाहिए, इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो है मतलब ये अनऑक्यूपाइड है, ना यहाँ पे गार्ड है ना यहाँ पे वॉल है। तो मुझे इस केस में इसको क्या करना है, गार्डेड सेल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। या फिर अगर ये भी हो सकता है कि वो ऑलरेडी गार्डेड है, जैसे किसी कंडीशन में आया, ठीक है। मान लो मैं यहां से आ रहा हूँ, मान लो मैं यहां से आ रहा हूँ, ठीक है। जब मैंने यहां से शुरू किया, ये वॉल आई, ये वॉल पे होगा वन, ये गार्ड पे होगा टू। जब मैं इस गार्ड से यहाँ ट्रेवर्स करूंगा तो मैंने गार्डेड को थ्री सेट किया, मैंने इसको भी थ्री सेट किया, या इसको बाद में करेंगे, पहले इस वाले से आया, इसको मैंने थ्री सेट किया, इसको मैंने थ्री सेट किया। तो वन और टू इधर है, ये कुछ नहीं है तो इसको थ्री सेट कर देगा। अब ये क्या हो सकता है, या तो ये अनगार्डेड है अभी तक यानी कि जीरो है, या तो ये थ्री है, थ्री होने पे भी मुझे आगे बढ़ाना है क्योंकि इसके अगला वाला सेल हो सकता है कि अभी तक फिल ना हुआ हो। तो मेरे को दो कंडीशन चेक करनी है, या तो वो जीरो हो, ठीक है, या फिर वो क्या हो, और कैसे होता है, और ग्रिड का एक्स मूविंग चेंजिंग और कैपिटल सी सेम कॉलम में थ्री हो। तो थ्री होने पे भी मुझे क्या करना है, दोनों ही कंडीशन में मुझे क्या करना है, एक्स को क्या कर रहा हूं मैं, एक्स को अभी मैं ऊपर ले जा रहा हूं यानी कि रिड्यूस कर रहा हूं, ठीक है। अप कर रहा हूं तो एक्स को रिड्यूस करना है, तो एक्स माइनस माइनस तो करना ही है, एक्स माइनस माइनस तो खैर, हाँ एक्स माइनस माइनस करना है। और दूसरी चीज क्या करनी है, उस पोजीशन को अब ऑक्यूपाई करके थ्री बना देना है, कि अगर वो जीरो है तो एक्स माइनस माइनस करके इसको थ्री सेट कर देना, ठीक है। अगर वो अगर वो ये जीरो या थ्री नहीं है तो मेरे को इस लूप को ब्रेक कर देना है, ठीक है। एल्स ब्रेक, ब्रेक से क्या होगा, ये वाइल लूप से ही मैं पूरा बाहर चले जाऊंगा, वरना ये लूप कब तक चलेगा, जब तक एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ठीक है। ये कर सकता हूँ, या फिर ये एक्स माइनस माइनस वाली लाइन को मैं क्या कर सकता हूँ, इफ एल्स के बाहर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ब्रेक में जाएगा तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रेक में नहीं जाएगा तो ये यहाँ आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कहाँ के लिए, ये हो गया मेरा अपवर्ड मूवमेंट के लिए, ठीक है। अपवर्ड मूवमेंट के बाद मेरा क्या होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। डाउनवर्ड मूवमेंट मुझे कहाँ से शुरू करना है, एक्स तो मेरा जीरो पे पहुंच गया है, ठीक है।
तो एक्स को अब मेरे को क्या करना है, जीरो से अब फिर से रो तक जाना है और उसके अगले सेल से आगे बढ़ाना है, राइट। तो एक्स इक्वल टू आर की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, आर माइनस वन कर सकता हूँ, क्योंकि वो सेल पे तो ऑलरेडी है ही गार्ड बैठा हुआ, उसको दोबारा चेक करके कोई फायदा नहीं है। और इस वाले केस में मैं आर प्लस वन कर सकता हूँ। और इस बार अब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की जगह ये हो गया डाउन। डाउन में मेरे को कहाँ तक जाना है, रो नंबर तक, यानी कि एक्स इज लेस देन एम। लेस देन इक्वल टू एम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जीरो से शुरू हुआ है। या फिर मैं लेस देन इक्वल टू एम माइनस वन लिखूं या लेस देन एम लिखूं। ठीक है। अब मुझे क्या चेक करना है, चेक तो सेम ही चीज करनी है, लेकिन अब इस बार जो है मैं ऊपर जाने की जगह नीचे जा रहा हूं, यानी कि मेरा एक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। मेरा एक्स इंक्रीज होके एम तक चला गया। ठीक है। और इसने क्या किया, वही ग्रिड में सेट कर दिया, जहां जहां पे भी इसको ब्लॉक्ड वॉल या फिर गार्ड नहीं मिला, वॉल या गार्ड मिला तो ब्रेक कर दिया लूप को। ठीक है। अब ये हो गया अप डाउन मूवमेंट। तो तुम्हें नहीं लगता कि अप डाउन मूवमेंट से सिमिलर ही जो है, अच्छा मैंने एक्स, ये ऑटो एक्स लिया हुआ है ना, ये दिक्कत दे सकता है। तो इस ऑटो एक्स की जगह मैं कह देता हूँ ऑटो सेल। तो रो हो गया सेल का रो, और ये हो गया सेल, क्योंकि एक्स मैंने यहाँ भी लिया हुआ है ना। ठीक है। तो सेल, हाँ ठीक है, रो और कॉलम। अब अप डाउन का काम हो गया, इसमें मैंने रो को चेंज करके काम किया। ठीक है। अब मेरे को अगला काम क्या करना है, अप डाउन के बाद लेफ्ट राइट का काम करना है। तो काम तो देखना कहीं ना कहीं यही सेम होगा, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। तो अगर मैं इस पूरे को ही कॉपी कर दूं, और अब क्या चेंजेस करूं, एक्स की जगह मैं एक्स भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं वाई कर दे रहा हूँ कि समझने में आसानी हो। और अब आर की जगह बस सी रिप्लेस कर दूंगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की जगह वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। कहां जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, और वैसे ही ये जा रहा है कहाँ, राइट में जा रहा है। तो बेसिकली मैंने हर रो की जगह कॉलम डाल दिया। अब देखो, अब मेरा इस बार वाई चेंज हो रहा है, यानी कॉलम चेंज हो रहा है, लेकिन मेरा रो सेम रहेगा इस बार। और कॉलम चेंज हो रहा है तो कॉलम वाई से डिनोट किया, रो सेम रहा कैपिटल आर, कॉलम चेंज हो रहा है वाई से डिनोट किया, अगेन यहाँ पे रो सेम रहा, कॉलम चेंज हो रहा है। एक्स माइनस माइनस की जगह सेम चीज वाई माइनस माइनस, बस डायरेक्शन ही तो बदली है हमने। ठीक है। अगेन इस बार यहाँ पे वाई रो प्लस वन की जगह कॉलम प्लस वन उसके अगले कॉलम में, और फिर सारी रोज में जाएगा। ठीक है। वहां लेस देन एम चेक हो रहा था, राइट, ठीक है। तो डाउन में लेस देन एम चेक हो रहा था, तो यहाँ लेस देन क्या चेक होगा, यहाँ लेस देन एन चेक हो जाएगा, कि कॉलम कभी भी एन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जीरो तो सेम ही जाएगा। ठीक है। और यही सेम चीज इस वाले को कॉपी मार देते हैं। ठीक है। अगर उस रो पे रो सेम ही रही, और वाई क्या है, कॉलम, कॉलम चेंज हुआ। ठीक है। तो ये चीज करी, और क्या किया, वाई माइनस माइनस, हाँ ठीक है, एक्स वाई सी माइनस वन, वाई सी प्लस वन में वाई प्लस प्लस होगा एक्स की जगह, और बाकी चीजें सेम ही रही। ठीक है। तो चारों डायरेक्शन में जाके मैंने ग्रिड को फिल करा दिया। ठीक है। एक बार वेक्टर को प्रिंट करके देखते हैं कि क्या मेरा ग्रिड जो है वो सही से प्रिंट हो रहा है, राइट। फॉर ऑटो एक्स या ऑटो रो इन ग्रिड फॉर ऑटो कॉलम इन ग्रिड, ग्रिड नहीं, कॉलम इन रो, क्या प्रिंट कराना है मुझे, सी आउट कॉलम सेल, कॉलम नहीं इसको सेल बोलेंगे हम, सेल, इसको सेल बोल देते हैं, सेल प्रिंट कराना है। ठीक है। सेल के बाद एक स्पेस देना है। ठीक है। सेल के बाद स्पेस दिया, और हर लाइन के बाद, ये अंदर वाले लूप के बाद सी आउट एंडल देना है, क्योंकि अलग अलग लाइंस पे प्रिंट हो। तो मेरा ग्रिड देखता हूँ मैं कैसा बन गया है, क्योंकि अगर मेरा ग्रिड ठीक ठाक बन गया है तो उसके बाद बस मेरे को जीरो काउंट करके रिटर्न ही करना है, इतना ही काम बचता है। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा रिटर्न, फिलहाल के लिए हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न जीरो कर रहे हैं। ठीक है। रन करके देखते हैं। हाँ। हम्म। ये तो मेरा ग्रिड फोर कॉमा सिक्स का बना ही नहीं, ये क्या दो बार प्रिंट हो गया, ये मल्टीपल टाइम्स प्रिंट हुआ है क्या।
कुछ तो गड़बड़ हो गई। छोटे वाले में क्या हुआ? इसमें सही प्रिंट हुआ। ठीक है। हाँ, ये देखो, इस वाले को कंपेयर करो। इस वाले को कंपेयर करो। जो अनऑक्यूपाइड है वो अभी तक 0 है। जहां जहां पे वॉल है वो 1 है, जहां जहां पे गार्ड है वो 2 हो चुका है। ठीक है, ये वाला मेरा सही काम कर रहा है। बाकी दोनों केसेस में गलत क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5 6, ये बेसिकली इतना होना चाहिए था, राइट? ये इतना कितनी बार प्रिंट हो गया? ये सेम चीज 3 बार क्यों प्रिंट हो रही है? मैंने, अच्छा, मैंने लूप के अंदर से प्रिंट करा है, इसलिए वो मल्टीपल टाइम्स प्रिंट हो रहा है। ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा तो मेरा सही से प्रिंट होगा। इग्नोर द इंटेंडेशन फॉर नाउ। हाँ, ये देखो, ये जो है 2 1, ठीक है, गार्ड वॉल, 0 अनऑक्यूपाइड, 2 0 इस लाइन में, ठीक है, 3 इस लाइन में, 1 0, और लास्ट लाइन में 3 zeros, ये लास्ट लाइन में 3 zeros, और बाकी सारे ऑक्यूपाइड। तो अब मुझे क्या ही करना है? अब मेरे को इसी जो मैं ट्रेवर्स कर रहा था, इसी में मैं क्या कह देता हूँ, इसी ट्रेवर्सल के बीच अब सी आउट करने के बजाय मेरे को एक आंसर वेरिएबल बनाना है। ठीक है, इंटीजर आंसर। और क्या करो कि हर सेल को चेक करो, और इफ सेल या सेल इक्वल टू 0 है, ठीक है, अगर उस सेल की वैल्यू 0 है तो मेरे आंसर को इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, वरना कुछ मत करो, सी आउट कराने की जगह मैंने यहीं पे ये काम कर दिया। और ये ब्रैकेट भी हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी लूप के अंदर अगर सिंगल स्टेटमेंट चल रहा है, वैसे ही इफ के अंदर अगर सिंगल स्टेटमेंट चल रहा है तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, राइट? तो एक बार फिर से रन करके देखते हैं क्या करेक्ट आंसर हो चुका है। रॉन्ग आंसर है, क्योंकि हमने आंसर में स्टोर तो करा दिया, लेकिन हम अभी भी रिटर्न 0 करा रहे हैं, रिटर्न आंसर कराना होगा। आउटपुट 5, एक्सपेक्टेड 4। तो इस केस में क्या दिक्कत हुई? अ, इस केस में कुछ तो दिक्कत हुई। इंट आंसर इक्वल टू 0 रीसेट नहीं किया, क्या ये दिक्कत थी? यस, यही दिक्कत थी। तो इसके साथ साथ हमारे एक्सपेक्टेड केसेस तो सारे सही से चल रहे हैं। तो एक बार फिर से कोड देख लेते हैं, उसके बाद हम सबमिट मारेंगे। ठीक है, कुछ नहीं किया, सिमुलेशन ही कर दिया, यानी कि मेरे को जो ग्रिड दिया हुआ है, मेरे को उस ग्रिड में गार्ड और वॉल्स की पोजीशन पता है। पहले मैंने उसमें वॉल्स लगाई, उसके बाद मैंने उसमें गार्ड्स लगाए। ठीक है, ये दोनों लगाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने हर डायरेक्शन में मूव करके देख लिया, किस चीज के लिए? सारे गार्ड्स के लिए। नॉट फॉर द वॉल्स, नॉट फॉर एवरी सेल, हर सेल से मूव नहीं करना, मेरे को हर गार्ड को देखना है कि वो कहां तक जा रहा है। ठीक है, हर गार्ड को देखना है। हम क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि हमारे ग्रिड का जो कंस्ट्रेन दिया हुआ है वो विद इन टाइम लिमिट है, कि m क्रॉस n जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 to the power 5 है। ठीक है, कभी भी ये इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो गार्ड्स भी है, मैक्सिमम कितने गार्ड होंगे? मैक्सिमम गार्ड भी 10 to the power 5 ही होंगे। तो अब कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। इस वाले लूप की इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? जितनी नंबर ऑफ वॉल्स हैं, वॉल्स मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 5 into 10 to the power 4, राइट? और इस वाले लूप की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? जितने नंबर ऑफ गार्ड्स हैं, गार्ड्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? गार्ड्स मैक्सिमम हो सकते हैं अगेन 5 into 10 to the power 4। ठीक है, इस वाले लूप की कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं फॉर ऑटो सेल इन गार्ड्स, यानी कि जो जो भी गार्ड्स हैं, गार्ड्स अगेन कितने हो सकते हैं? गार्ड्स लेंथ, हाँ, गार्ड्स हो सकते हैं 5 into 10 to the power 4। लेकिन अब इसके अंदर भी तो ये वाइल लूप चल रहा है, तो इसको भी तो टेक करना पड़ेगा ना जब हम काउंट करेंगे। तो ये देखो कि हर गार्ड के लिए मेरे को मैक्सिमम कितना मूव करना पड़ सकता है। ठीक है, वो चारों वाइल लूप मिला के, अगर मान लो एक गार्ड यहाँ पे बैठा हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए, तो ये गार्ड कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये गार्ड एक लूप इधर तक जाएगा, एक लूप इधर तक जाएगा, इन दोनों को मिला देंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई? n। ठीक है, प्लस, प्लस क्यों किया मैंने? क्योंकि मल्टीप्लाई में नहीं जा रहा है, एक गार्ड अगर दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगा तो यहां तक जाएगा और यहां तक जाएगा, इन दोनों को मिला देंगे तो कितना हुआ? m। ठीक है, ये n इंटू एम क्यों नहीं हुआ? n प्लस एम क्यों हुआ? क्योंकि या तो पहले लेफ्ट राइट जा रहा है या तो ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, तो n प्लस एम टाइम्स कितने नंबर ऑफ गार्ड्स हैं? नंबर ऑफ गार्ड्स मैक्सिमम हो सकते हैं m क्रॉस n। ठीक है, जितने सेल से मैक्सिमम उतने गार्ड्स हो सकते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, n प्लस एम इंटू एम क्रॉस एन, बट एम क्रॉस एन भी नहीं है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से।
ये m क्रॉस n 10⁵ जा रहे हैं, लेकिन ये है 5 × 10⁴ तक। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है, तो ये टीएलई नहीं देगा। ठीक है, या इसको हम इन टोटल कह सकते हैं कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी m क्रॉस n ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जब ट्रेवर्स कर लूंगा तो पूरे ग्रिड के हर सेल पे मैं ऑलमोस्ट एक बार जाऊंगा, अगर वॉल से ब्लॉक नहीं हुआ। ठीक है, अगर कोई भी वॉल नहीं है तो मैं पूरे ग्रिड के हर सेल पे एक बार पहुंचूंगा। ठीक है, पूरे ग्रिड के हर सेल पे एक बार तो पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। तो इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर दो गार्ड एक साथ आ गए तो इस रो में लग तो रहा है कि मैं दो बार जाऊंगा, लेकिन दो बार नहीं जाऊंगा। कितने बार जाऊंगा, एक बार ऐसे जाऊंगा। अगर ये गार्ड बीच में आ गया तो ये पूरा तो नहीं जा रहा है, ये स्टेप यहीं तक जा रहा है और फिर ये केवल यहां तक जा रहा है। ठीक है, यानी कि मल्टीपल गार्ड्स आने पे भी मैं अर्ली स्टॉपिंग कर दे रहा हूँ, तो m क्रॉस n ही जाऊंगा मैं, इससे ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो इसीलिए वो जो है m क्रॉस n इंटू एम प्लस एन नहीं हो रही है, m क्रॉस n ही हो जा रही है। इसमें थोड़ा बहुत डाउट हो तो एक बार लास्ट में एडिटोरियल में देख लेंगे। फिलहाल जो है हमारा सॉल्यूशन सही लग रहा है। ठीक है, कहाँ हम पहुंचे थे, हमने कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर ली। हर सेल पे गए, जहाँ जहाँ पे गार्ड है उस गार्ड से मूव करना शुरू किया, ऊपर नीचे मूव किया, उसके बाद उससे लेफ्ट राइट मूव किया। ठीक है, लेफ्ट राइट मूव करते करते चेक किया कि या तो वो अनऑक्यूपाइड हो या तो वो गार्डेड हो, तो उसको गार्डेड बना दो। और वरना अगर वो ऑक्यूपाइड है वॉल या गार्ड से, तो यहाँ पे ये वाइल लूप को ब्रेक कर दो। तो इस तरह से चार ट्रेवर्सल से, और लास्ट में क्या करो कि जितने भी प्लेसेस पे जीरो बच गया वही मेरा आंसर होगा, उसको रिटर्न कर दो। राइट, क्योंकि मैंने क्या किया, हर सेल को वॉल्स को वन, गार्ड्स को टू, गार्डेड को थ्री और आंसर को जीरो बना दिया। सबमिट करते हैं, होपफुली टीएलई ना दे। एंड यस, द आंसर इज एक्सेप्टेड। बहुत ही इनएफिशिएंट टाइम है हमारा, 231 ms कंपेयर टू 55 ms रन टाइम। 55 ms रन टाइम वालों ने क्या किया, विजिटेड मार्क किया है। ओके, इंट एन एम आई जे। हम ओके, ये विजिट करके ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जा रहे हैं। ओके, हाँ सिमिलर ही अप्रोच है। तो विजिटेड, यही सेम चीज बनाई, वेक्टर में ट्रेवर्स किया, वॉल्स को मार्क कर दिया। ठीक है, ओके, इन्होंने एक्स और वाई पे, हाँ ठीक है, वॉल्स को मार्क किया, गार्ड्स को मार्क किया, दोबारा गार्ड्स में ट्रेवर्स किया, और फिर चेक कर दिया कि क्या वो विजिटेड है कि नहीं है। चेक फंक्शन क्या कर रहा है इसका, चेक फंक्शन चेक कर रहा है कि वो विजिटेड है कि नहीं है, और विजिटेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हर सेल को या हर गार्ड सेल से चेक कर दिया उसने चारों डायरेक्शन में जाके। राइट, यही किया, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जाके चेक कर दिया, और फिर काउंट में जीरो काउंट कर दिया। अप्रोच तो सेम ही है, बट हमने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ले ली होंगी उसकी वजह से। एक बार दोबारा सबमिट मारते हैं, कितना अंतर आया दोबारा सबमिट मारने की वजह से। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया, चलो देखेंगे। ये ऑटो लूप की जगह अगर मैं उसको ठीक करूं, ठीक है, ऑटो लूप की जगह मैं ये लगाऊं तो क्या इससे टाइम कम होगा। आई एम जस्ट ट्राइंग, आई डोंट नो वेदर दिस वर्क्स और नॉट, बट हाँ ठीक है, और कहाँ ऑटो लूप है, और ऑटो इंट इन सेल, रन मार के देखो, रन टाइम 0 ms हो गया, सबमिट मारा। नहीं, हाँ तो कुछ और ऑप्टिमाइजेशन होगा। चलो फिलहाल एडिटोरियल पे चलते हैं। ओके, एडिटोरियल में अप्रोच वन है इटरेटिव सिमुलेशन। हाँ हाँ हाँ, सिमुलेशन ही किया भाई, इटरेट किया, सिमुलेट कर दिया, ये तो हमने भी किया ही है। अनगार्डेड को जीरो,
गार्डेड को 1, गार्ड को 2, वॉल को 3। हाँ ठीक है, नंबर्स ले लिए, सेम ही काम किया है। डिफाइन द फंक्शन काउंट अनगार्डेड टू काउंट अनगार्डेड सेल्स, लास्ट में काउंट करके दे दिया, ठीक है। यस, ये ओके, फंक्शन में ब्रेक कर दिया लेकिन काम वही किया, ट्रेवर्स अप डाउन लेफ्ट राइट किया, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ m इंटू एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ m इंटू एन, क्योंकि ग्रिड बनाया, द ग्रिड ऑक्यूपाइज m इंटू एन स्पेस, ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे, नंबर ऑफ गार्ड्स प्लस नंबर ऑफ वॉल्स, यस, m क्रॉस n से हमेशा कम होगा, इसलिए दिस स्टेप इज बाउंडेड बाई, तो अपर बाउंड यही है, तो इन दोनों से फर्क नहीं पड़ा। यही चीज मैंने बोलती कि पहले वाले जो दो लूप हैं इनसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये इस नीचे वाले से छोटी ही है। फॉर ईच गार्ड मार्क गार्डेड फंक्शन ट्रेवर्स इन 4 डायरेक्शंस, और स्टॉप हो जाता है बीच में। मार्किंग ऑल गार्ड्स इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ सेल्स टेकिंग ऑर्डर m क्रॉस n टाइम, ठीक है। मैक्सिमम m क्रॉस n टाइम में ही सारे सेल्स मार्क होंगे, या फिर एक सेल पे 2-4 बार भी चलेगा तो 4 इंटू एम क्रॉस एन, तो वो भी ऑर्डर ऑफ एम क्रॉस एन ही आ जाएगा। फाइनली काउंटिंग द अनगार्डेड सेल इन्वॉल्व्स एंटरिंग द एंटायर ग्रिड, ये जो लास्ट वाला लूप है ये भी तो पूरे ग्रिड में एक बार ट्रेवर्स कर रहा है, इसकी भी m क्रॉस n है, तो कंबाइनिंग द ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज m क्रॉस n प्लस m क्रॉस n प्लस m क्रॉस n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n, ठीक है। और अप्रोच टू, इसी अप्रोच को इटरेटिव की जगह रिकर्सिव कर दिया, रिकर्सिवली जाते रहे आगे पीछे ऊपर नीचे, और मार्क कर दिया, मार्क करने के बाद काउंट कर दिया, ठीक है। सेम ही अप्रोच है, तो सेम ही टाइम लगेगा, बस इटरेटिव सॉल्यूशन को रिकर्सिव में चेंज कर दिया। अप्रोच 3 इज विजिबिलिटी एक्सेस की, कहाँ तक विजिबिलिटी है। विजिबिलिटी एक्सेस से क्या ऑप्टिमाइज ज्यादा हुआ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही रही, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम ही रही, तो फिर क्या खास हुआ विजिबिलिटी एक्सेस से। विजिबिलिटी एक्सेस में इसने किया, द अप्रोच वी कैन स्प्रेड विजिबिलिटी फ्रॉम इच गार्ड अक्रॉस द ग्रिड, ओके, तो बाई रो एंड कॉलम बाई कॉलम, ठीक है, सबको अनगार्डेड। when a guard marks a cell as guarded it is only marked once। हम्म, ठीक है, ये तो वही सेम प्रोसेस है, तो इटरेटिव और इसमें क्या अंतर है। फर्स्ट वी चेक रोज देन वी चेक कॉलम्स, ओके। so guard can see later if guard we also don't mark it again। अच्छा, तो अननेसेसरी मार्किंग को अवॉइड करके थोड़ी सी एफिशिएंसी बढ़ा दी, ठीक है, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही रही क्योंकि ट्रेवर्स ऑलमोस्ट उतना ही करना पड़ा, ठीक है। अ, अब जो है, अब एक बार इंटरव्यू वाली अप्रोच, इंटरव्यू में कैसे एक्सप्लेन करना है डिस्कस कर लेंगे। इंटरव्यू में इस बार थोड़ा सा कंस्ट्रेन पे डिस्कशन करना काम आएगा, क्योंकि कंस्ट्रेन हमें 10⁵ तक ही बोल रहा है, तो कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस ट्रेवर्स करके ही आंसर देना है, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द इंटरव्यू पार्ट। Sir, from the question provided to me, I can figure out the following things that we have been given a grid. If we visualize the grid, we can see that in the cells, there can either be a guard or there can either be a wall. And all other cells, they are guarded if a guard can see them, which means the vision is not obstructed by another wall or another guard. So my simple approach that I would do is that I would start from all the guards. Firstly, I would create an empty grid. Then I would mark on the walls firstly in them. And once I have marked the walls or guards in any order, I can either mark the guards first or the walls first. But once the guards and walls are marked in my grid, what I would do is I would iterate again. This time while iterating, I will iterate only over the guard cells. Now from every guard cell, what I would do is we have 4 directions that we can see, right? So I will travel in all 4 directions, keeping the boundaries in mind. The boundaries being, for upward movement, the boundary is 0. For downward movement, the boundary is the number of rows, that is m. For leftward movement, again the boundary is 0. For rightward movement, the boundary would be n. So for every guard cell, I will move in that particular direction and mark all the unmarked cells as guarded, right? And I will stop this if I encounter a wall or I encounter another guard. However, I won't stop it
if I encounter a cell, if I encounter a cell which has been marked already, I will have to proceed further, because it might happen that a column might have marked one cell, but while traversing through row, the next cell adjacent to it might not be marked. So I will give an example for this. And in such a manner, I will mark all the cells, and once I have completed the marking, what I would do is, finally, the number of cells that have remained unmarked will be my final answer. Similar thing that I can also do, if we don't take a grid, I can also take a set, and in the set I can insert pairs of rows and columns which are considered guarded. This would include all the walls, this would include all the cells with uh, guards, and this would include all the cells that I continuously keep marking. And in the last, in the last of that approach using a set, what I would do is I would give the answer as m times n, subtracting the length of the set. So m times n would be the number of total cells in the grid, minus the length of the set would give me how many cells are present in my set in which I store the marked cells. So these are the two ways I can go. I can choose either of them, because both of them give me the same time and space complexity. That is the time complexity of order of m cross n, because we have to travel through the maximum time we have to traverse is through the complete grid for finding the answer and while marking the grid. And the space complexity is again order of m cross n, because the maximum space required is for the grid which we are marking. So it will take m cross n. Again, if I'm using set, the maximum marking that can be done is of the order m cross n. So I would anyway require m cross n elements within the set as well. So this would be my solution. Then I'll code the solution. I'll explain everything that I code, and that would be all. So आज के लिए इतना ही. आज का डेली क्वेश्चन हमारा हो चुका था पाइथन में, और अब हमने सी प्लस प्लस में भी कर लिया. उसके अलावा आज का जो हमारा डेली कॉन्टेस्ट था, उसमें ज़रा सा हमारे साथ खराब ही रहा. खराब ये रहा कि हमने दो क्वेश्चन बना लिए थे 4 मिनट में, लेकिन हमने फर्स्ट क्वेश्चन में मिन मैक्स की स्पेलिंग गड़बड़ कर दी, तो हमें 5 मिनट की पेनल्टी लग गई. तो ये जो मेरी रैंक है, ये है 4,000 के आसपास. फिनिश टाइम 9 मिनट्स. यही फिनिश टाइम अगर पेनल्टी नहीं होती, तो फिनिश टाइम होता 5 मिनट के आसपास, और रैंक थोड़ी बहुत बढ़ जाती. बट एनीवेज, दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे. और आज का एजेंडा जो है पूरा हो चुका है. लीव एनी कमेंट्स, कॉन्टैक्ट मी इन केस ऑफ एनी डाउट्स, एंड थैंक यू. बाय बाय.